Hello everyone, I am Priya Gautam. Welcome to शिक्षा हब। इससे पहले की क्लास में हमने नंबर सिस्टम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज भी हम उसी टाइप के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं, अब की बार HSSC CET में जो एग्ज़ाम है वो NTA कंडक्ट करवा रहा है, तो वहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रखा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 9⁻6 - 11 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 वुड लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ। ये पूछ रहा है कि 9 की पावर 6 - 11 को जब 8 से विभाजित करवाया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। वैसे तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत लॉन्ग मेथड है, बट मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक से करवाती हूँ। ये क्वेश्चन इतना शॉर्टकट ट्रिक से करवाया जाएगा कि आपका क्वेश्चन विद इन 40 सेकेंड्स कंप्लीट हो सकता है। देखिए, आपको दिया गया है 9⁻6 - 11 डिवाइडेड बाय 8। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि ऊपर दी गई पावर इवन है या ओड। यहाँ पे हमने देखा ये पावर इवन यानी कि सम संख्या है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, यानी जो संख्या 2 से भाग हो जाए वह संख्या सम संख्या कहलाती है। अगर यह नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करवाएं तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो हम इस पावर को मिनिमाइज करते हुए, यानी जो सबसे छोटा इवन नंबर है उसमें लिखेंगे। आप जानते हैं कि 2 सबसे छोटी सम संख्या है, इसलिए इसे मिनिमाइज करके 9⁻2 - 11 और डिवाइडेड बाय 8 लिखा जा सकता है। अब 9⁻2 का मतलब यानी 9 को 2 बार मल्टीप्लाई करवाना है। आप देखेंगे कि 9 को 2 बार मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आएगा, 81 - 11 डिवाइडेड बाय 8। 1 - 1 0, 8 - 1 7 डिवाइडेड बाय 8। अब आप जब 70 को 8 से डिवाइड करवाएंगे, 8 8 जा 64 यानी 64 आएगा। और 70 में से जब 64 को माइनस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6, यानी हमारा रिमाइंडर 6 आया है। अगर इसका रिमाइंडर 6 आ रहा है तो दी गई संख्या जो हमसे पूछी गई थी उसका रिमाइंडर भी कितना होगा, 6 ही होगा, यानी क्वेश्चन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप देखेंगे कि क्या दिया गया है, 49⁻15 - 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। यानी जब 49 की पावर 15 को 15 - 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब की बार उसने हमसे रिमाइंडर नहीं पूछा, उसने ये पूछा है कि यह जो नंबर आएगा वो नंबर पूर्णतः किससे विभाजित हो जाएगा। तो देखिए, 49⁻15 - 1। आप देखेंगे कि 15 एक ओड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती वो सभी संख्याएं ओड नंबर कहलाती हैं, यानी विषम संख्याएं कहलाती हैं। अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि जो संख्याएं सम संख्याएं नहीं होती वो सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अब आपने देखा, अगर ये ओड नंबर आता है, जैसा कि हमने उसे सम वाले को मिनिमाइज करके सबसे जो छोटा नंबर इवन नंबर में 2 था, तो आपको ये भी पता होगा कि ओड नंबर यानी विषम संख्या में सबसे छोटी संख्या 1 होती है, यानी हम इसे मिनिमाइज करके लिख सकते हैं 49⁻1 - 1। 49 की पावर अगर 1 होती है तो हम जानते हैं कि 49 ही आएगा, और -1 अगर 49 में से 1 को माइनस करवाया जाता है तो हमें 48 मिलेगा, यानी 48 मिलेगा। अब आपने देखा, क्या 48 को 50 से भाग करवाया जा सकता है? नहीं ना। क्या 48 41 से भाग हो जाएगा? क्या 48 51 से भाग हो जाएगा? नहीं। ऐसा ही करने पर हम पाते हैं कि 48 29 से भी डिवाइड नहीं होता, बट 48 8 से तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, यानी 48 डिवाइड बाय 8, 8 6 जा 48, यानी पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा?
डी होगा। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको मिले तो जहाँ पर आपको ये नंबर नॉर्मल दिखाई दे, मतलब छोटे दिखाई दें, तो आप ये वाला मेथड अपना सकते हैं, यानी टू अगर इवन और ऑड देखिए और उसके बाद पावर कर लें। लेकिन आगे के क्वेश्चन में आप देख लेना कि जब यहाँ पर ये नंबर बड़ा होगा तब हम इसके लिए एक और शॉर्टकट मेथड लगाएंगे। सबसे शॉर्टकट मेथड तो यही है, लेकिन वो भी इतना लंबा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, यानी इससे थोड़ा सा 1-2 सेकेंड ज़्यादा लेगा वो। 7 raised to power 19 plus 2 is divided by 6 leaves the remainder। आप देखेंगे कि पूछा गया है अगर 7 की पावर 19 को 2 से भाग 7 की पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग करवाया जाता है तो क्या शेषफल आता है। अब देखें 7 raised to power 19 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 ऐसा पूछा गया है। अब ये कह रहा है कि आपको रिमाइंडर यानी शेषफल क्या मिलेगा। अब आपने देखा कि ये पावर क्या है, ओड पावर है, यानी कि विषम संख्या है। अगर ये विषम संख्या है तो अभी मैंने बताया कि हम इसे मिनिमाइज करके पावर 1 में ला सकते हैं, यानी हम इसे लिख सकते हैं 7 raised to power 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6। ऐसा करने के बाद अब 7 raised to power 1 यानी 7 की पावर 1 7 ही होता है प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6। अब आप देखेंगे 7 प्लस 2 9 होता है और डिवाइड बाय 6। अगर 9 को 6 से भाग करवाया जाता है, ठीक है, 6 कम 6 यानी 6 1 जा 6, यहाँ बचे 3, तो आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी आपका शेषफल 3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 raised to power 120 divided by 124 फाइंड द रिमाइंडर, यानी 125 की पावर 120 भाग किया जाता है 124 से, तो शेषफल क्या आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, हम जानते हैं कि हम ये वैसे तो एक इवन नंबर था, यानी 120 एक इवन संख्या है, यानी सम संख्या है। हम चाहें तो इसे 125 की पावर 2 लिख सकते हैं, लेकिन 125 को 2 बार गुना करने में आपको टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको एक और शॉर्टकट ट्रिक बता रही हूँ। एक होता है ax प्लस के रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय a, यानी आपको ये और ये संख्याएं एक जैसी हों। अगर ऐसा मिल जाए तो आपका जो आंसर है वो ऑलवेज क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब हम कर देख लेते हैं कि वो ऐसे हो पा रहा है या नहीं। तो आपको दिया गया नंबर क्या है, 125 रेज टू पावर 120 डिवाइड बाय 124 ऐसा दिया गया है। अब हम 125 को अगर ध्यान से देखें तो 124 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब भी तो ये 125 ही रहा ना, 125 हो या 124 प्लस 1 बात तो एक ही है, और इसकी पावर 120 और डिवाइडेड बाय 124। अभी हमने यहाँ देखा कि अगर ax प्लस के डिवाइडेड बाय a, अगर ये दोनों a सेम होते हैं, चाहे पावर कुछ भी हो, आंसर कितना आता है, 1 ही आता है। तो 124 यहाँ है और 124 ही यहाँ है। यहाँ पे आपके x की वैल्यू 1 दी गई है और k की वैल्यू भी कितनी है, 1 है, क्योंकि 124 किसके साथ गुना होने पर 124 ही बनता है। तो हम जानते हैं 124 को 1 से गुना करने पर ही आप 124 पाएंगे। अगर ये बिल्कुल सेम इससे मैच कर रहा है तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये आप पीछे के क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ट्राई करके देखिएगा। अगर ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम लिख सकते हैं, मैं आपको हर प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5, द रिमाइंडर when 3 raised to power 21 is divided by 5 इज, हमें रिमाइंडर यानी शेषफल प्राप्त करना है यदि 3 की पावर 21 को 5 से विभाजित करवाया जाता है तो हमें शेषफल कैसा मिलेगा। अब ये बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन का टाइप नंबर 2 है। 3 raised to power 21 डिवाइडेड बाय 5, अगर ऐसा दिया गया हो तो आपको सबसे पहले क्या देखना है। अगर सबसे पहले ये देखिए a डिवाइडेड बाय p और a रेज टू पावर p माइनस 1, अगर ऐसा हो, इसमें सबसे पहले
p एक प्राइम नंबर होगा, यानी अभाज्य संख्या। अब आप जानते हैं, शायद मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से ही भाग होते हैं या फिर एक से भाग होते हैं, यानी जिनके फैक्टर वो खुद या एक ही हो, वो नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये प्राइम नंबर चेक करना है। उसके बाद जो ये a और p है, ये दोनों क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, यानी हिंदी में कहें तो ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 आता है, वो नंबर को प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब आप HCF तो आपने जिन्होंने किया होगा वो तो जानते हैं, जिन्होंने HCF नहीं किया हुआ मैं उन्हें बता दूं कि साधारण भाषा में कहा जाए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, तो ये कह सकते हैं कि जिन दो नंबर के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता वो संख्याएं को प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे 2 और 3 ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर है, 25, 26, ठीक है, 25, 27, यानी इन जिन दो नंबर के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता वो संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती हैं, यानी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अब आपने देखा कि हमें क्या दिया गया है कि 3⁻21। अब सबसे पहले हम 5 को देखेंगे। 5 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 5 के खुद को, मतलब 5 सिर्फ खुद से और 1 से ही भाग होता है, इसलिए 5 क्या है? एक प्राइम नंबर है। उसके बाद हमने 3 को देखा। 3 और 5 दोनों को प्राइम नंबर हैं, ना ही तो 3 और 5 के बीच में कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो कॉमन आ रहा हो। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? 3⁻20 इंटू में 3⁻1 डिवाइडेड बाय 5। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब बेस यानी आधार सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे ये 21 लिखी गई थी, मैंने इसे तोड़कर 20 और 1 में अलग अलग कर दिया, यानी 3⁻20 और 3⁻1 को भी हम 3⁻21 लिख सकते हैं। अब ऐसा करने के बाद ये जो 3⁻20 है, इसे आप 3⁻4 और 3⁻5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, ये नेक्स्ट कंसेप्ट ये भी हम छोटी क्लास में कर आए हैं कि 3⁻4 इंटू 5 यानी 4 5 20। ऐसा भी किया जाता था कि जब पावर सेम होती थी तो हम बेस मल्टीप्लाई कर देते थे, यानी इन दोनों की पावर 3⁻4 भी है और 3⁻5 भी है, तो यानी हम 20 को लिखना चाहें तो 4 इंटू 5 ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप पाते हैं कि 3 और 5 को प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, और जो ये 4 आया है, हमने क्या लिखा था कि p-1 यानी जितना p आएगा उससे वो पावर एक कम होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये पावर एक कम आ रही है, यहाँ 5 और यहाँ 4 आ रहा है, तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। यानी हम इतने को क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। 1 और उस पूरे की पावर क्या आ जाएगी? 5 इंटू 3, और 1 को कितनी बार भी गुना करवाया जाए हर बार हमें 1 ही मिलेगा, तो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आएगा? 3। यानी आपका जो रिमाइंडर होगा वो कितना आएगा? 3। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर ये नंबर प्राइम नंबर हो, नीचे दिया गया नंबर, दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए, ये जो नंबर आएगा ये नंबर और इन दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। उसके बाद ये जितना भी नंबर है ये क्या बन जाता है? 1 बन जाता है, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। इनटू में जो भी दिया गया हो हम उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। इस टाइप अब आ रहा है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे 2 + √2 + √2 अगर ऐसा दिया गया है तो सबसे पहले आप यहाँ पर 2 लेंगे। अब 2 को देखेंगे कि क्या लिखा जा सकता है? 2 × 1। ऐसा लिखने के बाद अगर इन दोनों का डिफरेंस 1 आता है, यानी डिफरेंस यानी जो इनके बीच का अंतर है वो अगर क्या आता है? 1 आता है, तो अगर यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, तो जो आपकी बड़ी संख्या है यानी वो आपका आंसर होगी, और अगर माइनस आ रहा है इनके बीच में तो आपकी छोटी संख्या इसका आंसर होगी। अब आप देखेंगे
सबसे पहली कंडीशन क्या है कि कोई भी फैक्टर करो तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 डिफरेंस आने के बाद आप ये देखेंगे कि जो संख्या है, अगर उनके बीच में जो नंबर दिया गया है वो अगर पॉजिटिव में दिए गए हैं यानी प्लस दिए गए हैं तो आंसर क्या आएगा, बड़े वाली संख्या यानी ग्रेटर नंबर आएगा, और अगर ये बीच में माइनस दिया गया है तो आंसर छोटे वाली संख्या आएगी। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर प्लस दिया गया है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 माइनस अंडर द रूट 12 माइनस अंडर द रूट 12 माइनस अंडर द रूट 12 यानी 12 वर्गमूल 12 माइनस वर्गमूल 12 आगे तक ये दिया गया है। अगर ऐसा दिया जाता है, अभी आपने पीछे वाला क्वेश्चन किया, एक बार ट्राई करके देखेंगे, 12 के ऐसे फैक्टर बनाएं जिनके बीच का डिफरेंस कितना आता हो, 1 आता हो। तो आप जानते हैं कि 4 3 जा 12 होता है यानी 4 3 12, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी आपका अंतर कितना है, 1 है। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है तो आपको बताया था कि अगर यहाँ पर प्लस हो तो बड़ी संख्या आएगी, और अगर माइनस है तो कितना आएगा, छोटी संख्या आएगी। तो आप में क्या यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, 3 होगा। अगर यहाँ प्लस आता तो आपका आंसर 4 होता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मान लीजिए कि आपकी लॉटरी लगी है और आपको क्वेश्चन को करने में 1 ही सेकंड लगेगी और आपका 1 नंबर पक्का मिलेगा आपको। जब भी ऐसे नंबर दिए गए हों, इनके बीच में कुछ भी ना दिया गया हो और ये नंबर कहाँ तक जा रहा हो, इन्फिनाइट तक जा रहा हो यानी अनंत तक जा रहा हो, तो ऐसा देखने के बाद आप सबसे पहले देखेंगे कि रूट ए, ठीक है, अंडर द रूट रूट ए, अंडर द रूट रूट ए, ऐसा करते करते इन्फिनिटी तक है। चाहे ये नंबर इवन हो चाहे ओड हो यानी सम विषम प्राइम कुछ भी क्यों ना हो, आपका आंसर हमेशा ये खुद संख्या ही रहेगी। यानी अब यहाँ पर अगर एक ही वैल्यू 3 है तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब दिक्कत कहाँ आती है, अभी तक हमने इससे पहले के जो तीनों क्वेश्चंस किए वहाँ पर आपने देखा कि उन में जो फैक्टर बन रहे थे वो क्या बन रहे थे, 1 बन रहा था उनके बीच का डिफरेंस। यानी जब हमने 2 किया था तो हमने देखा 2 × 1 डिफरेंस आ रहा था। जब हमने 12 किया तो 3 4 जा 12 डिफरेंस कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। लेकिन अब यहाँ पर 3 दिया गया है, अगर हम 3 एक प्राइम नंबर है और इसके फैक्टर वो और 1 ही होता है और कोई इसके फैक्टर बन ही नहीं सकते, तो आप देखेंगे कि 3 और जो 1 है इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पर प्लस और इधर माइनस लिखेंगे और आगे लिखते हुए सबसे पहले इससे पहले 2 और इससे पहले 1, ठीक है, और इधर जाएंगे तो क्या होगा, 4 5 और 6। आप वहाँ तक जाएंगे जो नंबर, यानी ऐसा कोई नंबर जब तक ना मिले जिन दोनों का डिफरेंस, मतलब जिनके फैक्टर का डिफरेंस 1 आता हो। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 4 है, 4 का ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिनका डिफरेंस 1 आता हो, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ना ही 5 का ऐसा कोई फैक्टर है जिन दोनों का डिफरेंस 1 आता हो। लेकिन 6 एक ऐसा नंबर है जिनके फैक्टर्स का डिफरेंस 1 आता है, यानी 2 × 3 तो कितना हो जाता है, 6, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 1 आता है। ऐसा ही जब आप पीछे की तरफ जाएंगे तो पाते हैं कि आपका जो 2 है, 2 × 1 यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना आता है, 1 आता है। अगर ऐसा है, अब आप को क्वेश्चन ये आता है कि हमें ये वाला लेना है या ये वाला लेना है। आप माइनस वाला तब लेंगे जब इनके बीच में माइनस दी गई होगी, और प्लस वाला तब लेंगे जब इनके बीच में प्लस दिया गया होगा। अगर यहाँ पर अब प्लस दिया गया है तो हमें जो आपका आंसर होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा, यानी जो नंबर होगा वो 2 के इक्वल या 2 से छोटा हो सकता है, और 3 के इक्वल और 3 से बड़ा भी हो सकता है। यानी कहा जाए कि वो जो नंबर है वो 2 और 3 के बिल्कुल बीच में ही आएगा, यानी 2y ग्रेटर देन होगा 2 से और लेस देन होगा 3 से, और इक्वल भी हो सकता है। आंसर बी इज करेक्ट।
Now next question, if y is equal to root 7 plus root 7 plus root 7 up to infinity, then find the value of y, यानी आपको y की वैल्यू यानी y का मान ज्ञात करना है। अगर आपको जो भी ये नंबर दिए गए हैं क्या होंगे, आप एक बार ट्राई करके देखें अगर हो पाता है तो। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर 7 दिया गया है। 7 एक ऐसा नंबर है जिनके फैक्टर्स का डिफरेंस कभी भी 1 नहीं आएगा। वैसे भी 7 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का खुद का फैक्टर मतलब 7 और 1 ही होता है। तो हमने देखा कि हमने प्लस करने को कहा था, यहाँ पे प्लस है तो हम सिर्फ प्लस वाले नंबर्स ही देखेंगे। 7, 8, अब 8 का भी कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आता हो। फिर हम देखेंगे 9, फिर आएगा 10, फिर 11 और फिर 12। अब आप देखेंगे ना ही तो 8 ऐसा नंबर है, ना ही 9 ऐसा नंबर है, ना ही 10 ऐसा नंबर है, ना ही 11 ऐसा नंबर है जिनके फैक्टर्स का डिफरेंस 1 आता हो। तो आप देखेंगे कि जो 12 है, 12 के दोनों फैक्टर यानी 3 और 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आता है। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आता है तो आप कह सकते हैं कि वो नंबर 2, 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, यानी जो आपका आंसर होगा वो सी करेक्ट होगा, यानी आपकी y की वैल्यू 2 और 3 के बीच में ही आएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पीछे के क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। इसको करने के मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी। ये क्वेश्चन बहुत आसानी से भी किया जा सकता है, लेकिन इसके मैं एक दूसरा मेथड बताऊंगी जो जनरल मेथड है, जो हर एक पर अप्लाई होगा। जैसा कि दिया गया है √2 यहाँ पे ये नंबर सिर्फ 3 ही दिए गए हैं। अगर ये नंबर अप टू कहाँ तक दिए होते, इन्फिनिटी तक दिए होते, यानी अगर ये नंबर इन्फिनाइट होते तो हम पाते कि इसका आंसर 2 ही आएगा। लेकिन अब ये नंबर फिक्स कर दिए गए हैं, बता दिया गया है कि ये नंबर 3 तक ही है। तो आप ऐसा करने के लिए सबसे पहले जो दिया गया नंबर है उसे लिखेंगे। उसके बाद इस रूट का मतलब यानी क्या होता है, इसकी पावर, इसे स्रंट बोलते हैं, यानी स्रंट का मतलब यानी इसकी पावर 1/2, यानी जो ये वर्गमूल है इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/2 लिखा जा सकता है। अब इसको लिखने के बाद आप ये काउंट करेंगे कि ये कितनी बार दिया गया है, 1, 2 और 3। अगर ये 3 टाइम दिया गया है तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 3 लिखेंगे। और 3 लिखने के बाद आप अगर ये 2 के लिए है और इस नंबर मतलब सिर्फ आपको क्या दिया गया हो, स्क्वायर रूट दिया गया हो यानी वर्गमूल दिया गया हो, तो इसके लिए तो आप ये भी कर सकते हैं कि अब 2 रेज़ टू पावर कितना होता है, 1/8, क्योंकि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करवाना होता है और उससे 1 कम करके यानी माइनस करके आप ऊपर लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, 7, यानी इसका आंसर लिखा जा सकता है 2 रेज़ टू पावर 7/8। लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ इसी केस में अप्लाई होगा। इसका एक जनरल तरीका बता देती हूँ जो हर क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा और आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। जिसे शॉर्टकट करना है वो ये कर लीजिएगा, वो भी है तो शॉर्टकट ही, लेकिन उसे करने में इससे 1 सेकंड ज़्यादा लगेगी आपको। आप क्या लिखेंगे, 2 और उसके बाद 1/2। अब आप देखेंगे कि इसकी पावर कितनी आई है, 3, क्योंकि 1, 2 और 3 बार है ये। उसके बाद आप सबसे पहले एक पावर कम करके यानी एक पावर माइनस करके 2 रेज़ टू पावर कितना लिखेंगे, 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 0, यानी जो पावर यहाँ है उससे एक कम यहाँ लिखनी है, फिर ऐड करते हुए आपको 0 तक आना है। ऐसा करने के बाद 2 रेज़ टू पावर आप देखते हैं कि 2 रेज़ किसी की पावर भी 0 होती है तो आंसर हमेशा 1 ही आता है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना दिया गया हो। अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। उसके बाद 2 रेज़ टू पावर 2 यानी 2 ही आएगा। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा, 4, और डिवाइडेड बाय 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करवाने पर 8 आता है। अब आप इन्हें जब ऐड करेंगे 4 + 2 6, 6 + 1 7, तो आप देखेंगे 2 रेज़ टू पावर 7/8 ही आ रहा है। दोनों केस में आंसर सेम ही आएगा, लेकिन ये एक ऐसा मेथड है जो हर एक पे अप्लाई होगा। आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, चाहे यहाँ पर 1/2 दिया गया हो, चाहे 1/4, चाहे 1/6, यानी कुछ भी आ जाए और किसी के लिए भी आ जाए। लेकिन ये सिर्फ 2 के केस में यानी 1/2 केस में ही अप्लाई होगा, अदर केसेस में ये अप्लाई नहीं होगा।
नाउ योर आंसर इज ए, यानी 2 रेज़ टू पावर 7/8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही आ गया जैसा हम बात कर रहे थे। अब ये इसका मतलब 4, यहाँ पे कुछ भी दिया गया हो, चाहे जब ऐसा दिया गया हो, चाहे ऐसा दिया गया हो, चाहे ऐसा दिया गया हो, इनका मतलब क्या होता है, यानी 2 रेज़ टू पावर जितना यहाँ पर दिया गया है, अगर 4 दिया गया है तो हम 1/4 लिखेंगे, और अगर 6 दिया गया है तो हम 1/6 लिखेंगे, ठीक है, और अगर 8 दिया गया है तो हम 1/8 लिखेंगे, यानी जो भी यहाँ पर दिया जाता है हम वही लिखेंगे। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 2 मतलब 4 दिया गया है, तो हम कितना लिखेंगे, 2 रेज़ टू पावर 1/4, ठीक है। ऐसा करने के बाद आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये कितने हैं, 4 हैं। अगर ये दिए गए नंबर 4 हैं तो आपको यहाँ पे कितना लिखना है, 4 लिखना है। 4 लिखने के बाद अभी आपको सिखाया था कि एक माइनस करते हुए आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है, यानी 4 रेज़ टू पावर 3 प्लस 4 रेज़ टू पावर 2 प्लस 4 रेज़ टू पावर 1 प्लस 4 रेज़ टू पावर 0, यानी जहाँ से शुरू किया है वहाँ यहाँ 4 था तो एक कम करके हमने 3 लिखा, फिर उससे कम 2, फिर 1 और फिर 0 तक आना है। 2 रेज़ टू पावर, अब आपको पता है किसी की भी पावर 0 हो उसका मतलब क्या होता है, एक ही होता है, प्लस किसी की पावर 1 वो खुद ही होगा, प्लस 4 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, और 4 को जब 3 बार गुना करवाया जाता है 4 × 4 तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 आएगा। और अब इसको एक बार और गुना करवाना है, जब 64 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आएगा, 256 यानी 256 आएगा। उसके बाद ये ऐड कर लें, 4 + 16 कितना होता है, 20 और ये कितने हो जाएंगे, 65। अब इन्हें जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा, 85 बनेगा। 85 डिवाइडेड बाय 256, यानी आपका आंसर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ऐसा कभी भी आ जाए, किसी भी नंबर के लिए आ जाए तो आप हमेशा ऐसा ही करके देखेंगे। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको और किसी मेथड से करवाने की कोशिश करूँगी। अब देखिए आप इसे ट्राई करके देखो, ये तो बिल्कुल ही आसान है, यानी 7। अब आपने देखा इसकी पावर यहाँ कितनी लिखी गई है, 3 लिखी हुई है। अब ये 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप इसे क्या लिख लेंगे, 1/3। उसके बाद आप काउंट करेंगे 1 2 और 3। अगर इन्हें काउंट किया जाता है तो आप पाते हैं कि ये कितना हो जाएगा, पावर 3। अभी बताया था कि ऊपर लेकर जाते हुए हम एक माइनस कर देते हैं, यानी 3 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3 रेज़ टू पावर 1 प्लस 3 रेज़ टू पावर 0, ऐसा लिखेंगे हम। अब देखें 7, 3 रेज़ टू पावर 0 का मतलब एक ही होता है, यानी किसी की पावर 0 आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 3 रेज़ टू पावर 3 ही होगा, प्लस 3 रेज़ टू पावर 2 9 डिवाइडेड बाय, अगर 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो 27 आएगा। अब आप देखेंगे कि 7, 3 + 1 4, 4 प्लस में 9 13, तो 13/27 आपका ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स टू ऑल। अगर कुछ भी समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, डेफिनेटली आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई किया जाएगा।